हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आती है। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट, नेगेटिव चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड इट। इसके बाद पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है हमने ये निकाला था। हमने 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम देखा था जिसमें दोनों चार्ज यदि पॉजिटिव थे तो उनका नल पॉइंट कहाँ पर आएगा। नल पॉइंट क्या होता था? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है उस पॉइंट को हम बोलते थे नल पॉइंट। 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हो तब नल पॉइंट कहाँ पर आएगा ये देखा था। और नल पॉइंट पर कितना चार्ज रखें हम कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, इस ये हमने देखा था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस आएगा। लास्ट क्लास केस में हमने क्या देखा था कि दोनों चार्ज जब पॉजिटिव होते हैं तब क्या होता है। इस केस में हम देखेंगे जब एक चार्ज पॉजिटिव होता है और एक चार्ज नेगेटिव होता है, मींस कुछ अनलाइक चार्जेज हैं। मान लो ये है Q1 और ये है Q2। ठीक है, इस केस में नल पॉइंट कहां पर आएगा? पॉजिटिव और पॉजिटिव का तो देख लिया है ना हमने। इस बार हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव का। जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, इस केस में नल पॉइंट कहां मिलेगा? पहला चीज हमें जो निकालनी है। और दूसरी चीज, नल पॉइंट पे कितना चार्ज रखें कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, अभी देखो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दोनों चीजें आके चिपक जाएंगी। ठीक है, तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आए इसके लिए नल पॉइंट पे कितना चार्ज रखें। तो देखो नल पॉइंट कहाँ कहाँ मिल सकता है। पॉसिबिलिटी चेक करते हैं जैसे हमने लास्ट केस में किया था। पहली पॉसिबिलिटी चेक करते हैं Q1 और -Q2 के बीच में। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? देखो इस पॉइंट पर Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम इट। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट। एंड -Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? -Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कुछ ऐसी, बिकॉज नेगेटिव चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड इट। देखो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल होती तो नहीं दिख रही। तो Q1 और -Q2 के बीच में तो हमें नल पॉइंट नहीं मिलने वाला है। इतना समझ में आया? ठीक है, थोड़ा ऊपर एक पॉइंट लेके देखते हैं। Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर अवे फ्रॉम इट होगी, दूर की तरफ। और -Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो टुवर्ड Q2 होगी, -Q2 की तरफ। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो ये भी कुछ जीरो होती हुई नहीं दिख रही। कैंसिल होने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट आनी चाहिए। ठीक है, नीचे कोई पॉइंट लेके देखते हैं। नीचे मान लो ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? कुछ ये हो जाएगी अभी। Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी? -Q2 की तरफ हो जाएगी। तो इसका भी रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा और कैंसल होती हुई नहीं दिख रही, तो यहां पर भी हमें नल पॉइंट नहीं मिल सकता। ठीक है, और देखते हैं। मान लो ये पॉइंट है हमारा ए और ये पॉइंट है हमारा बी। अब इन दोनों पॉइंट पे देखना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ए पॉइंट पर Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? दूर जाती हुई। ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट। और -Q2 के कारण कैसी होगी? -Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी -Q2 की तरफ, बिकॉज नेगेटिव चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड इट। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है। E1 इस तरफ आ रही है और E2 इस तरफ आ रही है। E1 Q1 के कारण और E2 Q2 के कारण। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकती हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमको यहाँ पर एक नल पॉइंट मिल जाए। अब बी देखते हैं। बी पॉइंट के लिए देखना, बी पॉइंट पे Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 से दूर जाती हुई होगी। ठीक है, मान लो इसे E1 बोल देते हैं। बी पॉइंट पर Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस ऐसी होगी।
Q2 की तरफ आती हुई, ठीक है, इसको E2 बोल देते हैं। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो पॉसिबिलिटी है कि बी पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, मतलब बी पर भी हमें एक नल पॉइंट मिल सकता है। इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। तो देखो, पहले बात करते हैं पॉसिबल लोकेशन ऑफ नल पॉइंट की। नल पॉइंट की पॉसिबल लोकेशन कौन कौन सी है? एक ए में मिल रहा है, एक बी में मिल रहा है, ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो नल पॉइंट कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ नल पॉइंट, नल पॉइंट कितने मिलेंगे? क्या ए और बी दो नल पॉइंट मिलेंगे क्या? नहीं, दो नल पॉइंट नहीं मिलेंगे, नल पॉइंट एक ही मिलेगा। या तो ए पर मिलेगा या फिर बी पर मिलेगा। मान लो कि Q1 का मैग्नीट्यूड, ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, इसलिए मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। मान लो Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से छोटा है, तो छोटे वाले के पास हमारा नल पॉइंट मिलेगा, मींस नल पॉइंट विल बी एट ए। क्यों छोटे वाले के पास मिलेगा? लास्ट केस में हमने देखा था कि जो बड़ा वाला चार्ज है वो बड़ा है तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, लेकिन कोई पॉइंट यदि उससे दूर है तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम जाएगा। तो Q2 हमारा यदि बड़ा है तो उसका इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ए पॉइंट दूर है तो Q2 का इफेक्ट थोड़ा कम जाएगा। ऐसे ही Q1 का इफेक्ट कम होना चाहिए, क्योंकि Q1 कैसा चार्ज है? छोटा चार्ज है, पर ए पॉइंट Q1 के पास में है, तो Q1 का इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके हमें नल पॉइंट की लोकेशन मिल सकती है। तो नल पॉइंट हम कैसे डिसाइड करेंगे? सीधी बात, जहां पर छोटा चार्ज होगा उसके पास में हमें नल पॉइंट मिलेगा। मान लो Q1 छोटा है तो ए पर नल पॉइंट मिलेगा, मान लो Q2 छोटा है तो बी पर नल पॉइंट मिलेगा, ठीक है, लेकिन नल पॉइंट एक ही मिलेगा। चलो, अब नल पॉइंट की लोकेशन मतलब कितना दूर पर मिलेगा, जैसा हमने पिछले में बार निकाला था उसको निकाल कर चेक कर लेते हैं कि नल पॉइंट कहां पर होगा। फिर से इस डायग्राम को बनाते हैं। ये है मान लो हमारा Q1 जो कि पॉजिटिव है, इससे कुछ r डिस्टेंस पे हमारा Q2 जो कि नेगेटिव है। मान लिया कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से छोटा है, तो हमारा नल पॉइंट कहां पर मिलेगा? तो हमारा जो नल पॉइंट है ये मिलेगा Q1 के पास, ठीक है। Q1 पे नल पॉइंट मिलेगा, मतलब Q1 पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई होगी। अब इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि नल पॉइंट की दूरी Q1 से है कुछ x Q1, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसी हो जाएगी E1, Q1 से दूर जाती हुई। जो Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ हो जाएगी ऐसी, क्योंकि Q2 नेगेटिव है तो Q2 की तरफ आती हुई। यदि ये नल पॉइंट है तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, मतलब E1 को E2 के बराबर होना चाहिए। इतना समझ में आया? अब E1 की वैल्यू बता दो कितनी होगी। E1 की वैल्यू हो जाएगी, E1 है Q1 के कारण, देखो K Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट A की, Q1 से डिस्टेंस कितनी है? x Q1 है, तो KQ अपॉन आर स्क्वेयर, ये लिख दिया हमने E1। E2 बताना थोड़ा कितना होगा? E2 होगा हमारा K Q2 अपॉन A पॉइंट की Q2 से डिस्टेंस कितनी होगी, देखो जरा, ये है x Q1 और ये है R, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस x Q1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद तो पूरी मैथमेटिक्स से सॉल्व कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। K से K कैंसिल हो गया, अंडर रूट लिया तो क्या आ गया? अंडर रूट Q1 अपॉन x Q1 इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपॉन R प्लस x Q1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया अंडर रूट Q1 इंटू R प्लस अंडर रूट Q1 इंटू x Q1 इक्वल टू अंडर रूट Q2 इंटू x Q1।
यहां से अंडर रूट Q1 इंटू आर आ गया हमारा अंडर रूट Q2 इंटू एक्स क्यू वन माइनस अंडर रूट Q1 इंटू एक्स क्यू वन। ओके, तो एक्स क्यू वन की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स क्यू वन की वैल्यू आ गई अंडर रूट Q1 इंटू आर अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट ऑफ Q1। ठीक है, क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। आया समझ में? ये हमने मान निकाल ली नल पॉइंट की लोकेशन, कि नल पॉइंट की लोकेशन क्या होगी। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? पहला हमने क्या किया? लोकेशन ऑफ नल पॉइंट। अब दूसरी चीज क्या है? वही जो हमने लास्ट केस में किया था। क्या? कि नल पॉइंट पे कितना चार्ज रखें कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। नल पॉइंट पर कितना चार्ज रखें कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो चलो देखते हैं। ये है हमारा प्लस Q1, ये है हमारा माइनस Q2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। नल पॉइंट की जो हमें लोकेशन मिली है Q1 से एक्स Q1 डिस्टेंस पे है, एक्स Q1 डिस्टेंस पे है नल पॉइंट। मान लो नल पॉइंट है हमारा A। ठीक है, तो एक्स Q1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है निकल के? अंडर रूट Q1 इंटू आर अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस Q1 आई है। ठीक, ये आई है हमारी एक्स Q1 की वैल्यू। अब हमें हमें क्या निकालना है? फाइंड Q दैट शुड बी प्लेस्ड एट नल पॉइंट so that whole system comes in equilibrium। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, इसके लिए कैपिटल क्यू को हम कहां पर प्लेस करें? तो पहले तो सबसे पहले कैपिटल क्यू के नेचर की बात करते हैं। यहां पर ए पे मान लो कैपिटल क्यू रख दिया। तो पहली जो नोट करने वाली बात है वो ये है हमेशा कि फोर्स ऑन क्यू विल बी जीरो। क्यू पर फोर्स हमेशा जीरो होगा। क्यों? चाहे पॉजिटिव हो क्यों चाहे नेगेटिव, हमेशा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ए नल पॉइंट है और नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो एट नल पॉइंट। नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इसीलिए क्यू क्या होगा? क्यू पर फोर्स लगने वाला फोर्स जीरो होगा। दूसरी बात करते हैं क्यू का साइन क्या होगा। देखो क्यू पर तो क्यू तो हमेशा बैलेंस है, क्यू कहीं नहीं जाने वाला क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। हम किसी Q1 या Q2 को बैलेंस करके देख लेते हैं, उससे हमें क्यू का साइन पता चल जाएगा। चलो हम Q1 को बैलेंस करते हैं। Q1 पे माइनस Q2 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है। माइनस Q2 अपने तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइन है। तो Q अपने तरफ खींचना चाहिए। Q का साइन ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी तरफ खींचे। ठीक, तो Q अपनी तरफ एक पॉजिटिव चार्ज को कब खींचेगा? जब Q नेगेटिव होगा। तो Q का साइन हमें यहां से मिल गया। Q कैसा होगा? नेगेटिव। और इससे हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि Q कैसा होगा? साइन सेम एज बिगर चार्ज। देखो जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें हमने माना क्या है? कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से छोटा है। Q1 को छोटा माना है, इसी को निकाल के हमने नल पॉइंट की लोकेशन मानी। अब जो कैपिटल Q का साइन आया वो नेगेटिव आया, मतलब Q2 जैसा आया। तो मतलब बड़े वाले चार्ज जैसा आया। ठीक है, तो इसको याद रखना है। Q का साइन कैसा आएगा? बड़े वाले चार्ज जैसा आएगा। नेगेटिव हमेशा नहीं आएगा, बड़े वाले चार्ज जैसा आएगा। मान लो पॉजिटिव वाला बड़ा होता तो पॉजिटिव साइन आता। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। यदि Q1 चार्ज बैलेंस है तो इस पे लगने वाला फोर्स बराबर होना चाहिए। तो Q1 चार्ज पे माइनस Q2 के कारण कितना फोर्स लग रहा है और Q1 चार्ज पे कैपिटल Q के कारण कितना फोर्स लग रहा है, दोनों को बैलेंस कर देते हैं तो Q1 हमारा इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो फोर्स किस पे लिख देते हैं? दूसरे कलर से लो, कलर बहुत मैटर करता है। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू कैपिटल Q, इसको किसके बराबर होना चाहिए? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू माइनस Q2।
ये दोनों फोर्स जब बराबर होंगे तभी तो Q1 इक्विलिब्रियम में होगा। अब इसको लिख लेते हैं कि Q1 पर कैपिटल Q के कारण फोर्स कितना होगा, देखो K कैपिटल Q Q1 अपॉन एक्स Q1 का होल स्क्वायर। ये होगा फोर्स किसके कारण, कैपिटल Q के कारण। और माइनस Q2 के कारण फोर्स कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इतना ही होगा फोर्स। ठीक है, अब चलो देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। K से K कैंसिल हो गया, Q1 से Q1 कैंसिल हो गया, तो कैपिटल Q आ गया हमारा। अभी एक्स Q1 की वैल्यू और डाल देते हैं, फिर साइड चेंज करते हैं। तो यहां पर बचा कैपिटल Q अपॉन एक्स Q1 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट Q1 इंटू आर डिवाइड बाई अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट ऑफ Q1 और डिस्टेंस पूरी का होल स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बचा हुआ है। ठीक, अब और देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखो ये ऊपर आर है और ऊपर स्क्वायर लगा है ब्रैकेट के, तो इससे आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बाकी पूरी चीजें एक साइड कर लेते हैं। तो हमारा कैपिटल Q आ गया Q1 इंटू Q2 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q2 माइनस अंडर रूट ऑफ Q1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और साइन तो हमें पता है Q का साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। इस पूरे में मॉड लगा दो। ठीक है, ये केवल मैग्नीट्यूड निकाला है। और साइन कैसे निकाला है हमने, लॉजिक से। तो लॉजिक से साइन कैसा होना चाहिए इसका, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव हम इस एक्सप्रेशन के लिए निकाला है। और हमेशा जनरल एक्सप्रेशन के लिए क्या लिखेंगे, साइन सेम एज बिगर चार्ज। अब पूरी चीजों में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं एक बार पिछला वाला केस और एक बार इस ये वाले केस को पूरा चीजें एक बार समराइज करके आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। ठीक है, चलो। तो पहला केस जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, लाइक चार्जेज का। पहला केस क्या पढ़ा था, लाइक चार्जेज का। इसमें हमारा जो नल पॉइंट मिला था वो क्या हमें मिला था, लाइन के अंदर। ठीक है, लाइक चार्जेस का जब केस लिया था पिछला वाला, उस वक्त नल पॉइंट हमारा लाइन के अंदर मिला था। ये के लिखा है, ठीक, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिखी हुई है। ठीक है, इसमें नल पॉइंट की लोकेशन क्या आई थी, एक्स Q1 इक्वल टू अंडर रूट Q1 इंटू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2, ऐसा कुछ आया था। ये आई थी हमारी नल पॉइंट की लोकेशन। और नल पॉइंट पर कितना चार्ज रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो ये कितना आया था हमारा, Q1 इंटू Q2 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 का होल स्क्वायर। और कैपिटल Q का साइन क्या आया था, अनलाइक। मतलब लाइक चार्जेस जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो कैपिटल Q नेगेटिव होगा, जब दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो कैपिटल Q पॉजिटिव होगा। ठीक है, केस नंबर 2 जो हमने आज डिराइव किया, ये किसका है, अनलाइक चार्जेस का केस। मतलब एक जब पॉजिटिव होता है और एक कैसा होता है हमारा, नेगेटिव होता है। इस केस में हमें नल पॉइंट कहाँ मिला है, लाइन के बाहर मिला है। और किसके पास मिला है, छोटे वाले के पास। ठीक है, इस वाले में भी छोटे वाले के पास मिला था नल पॉइंट, याद है। ठीक है, अब नल पॉइंट की लोकेशन क्या आई है इस वाले केस में, एक्स Q1 इक्वल टू अंडर रूट Q1 इंटू आर अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट ऑफ Q1। ये आई है हमारी नल पॉइंट की लोकेशन, कब, जब अनलाइक चार्जेज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। दूसरी चीज, नल पॉइंट पर कितना चार्ज रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो ये आया है हमारा, कितना आया है, Q1 इंटू Q2 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q2 माइनस अंडर रूट ऑफ Q1 का होल स्क्वायर। और ये केवल क्या है, मैग्नीट्यूड, मॉड लगा देता हूं, जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। अब कैपिटल Q का साइन क्या होगा, साइन सेम एज बिगर चार्ज। साइन सेम एज बिगर चार्ज मतलब, पीछे वाला केस देखना। देखो यहां पर बड़ा हमने Q2 को माना था, तो Q2 का साइन नेगेटिव है, तो कैपिटल Q का साइन भी हमारा क्या आया, नेगेटिव आया।
ठीक है, तो हमेशा बड़े वाले जैसा साइन आएगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। एक बार ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, फिर दो तीन क्वेश्चन इसमें करके देखते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छे से पढ़ लो, कंफ्यूजन ना हो, फॉर्मूला लिख लो साइड में। फिर क्या करते हैं हम, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। पढ़ने का टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। ठीक है, इतना जितना इस पेज में लिखा है इतना पूरा याद होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, चलो क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक चार्ज है 4Q और दूसरा चार्ज है हमारा -9Q। आपको क्या करना है, आपको नल पॉइंट की लोकेशन बनानी है, और दूसरी चीज नल पॉइंट पे कितना चार्ज रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये हो गया हमारा पहला। ये दूसरा एक तो कुछ ले लो, मान लो ये है -9Q और ये है Q। ठीक, कुछ तीसरा एक ले लो, तीसरा कुछ ले लो -16Q -9Q। ठीक है, तीन क्वेश्चन है, फॉर्मूले आपके पास हैं, आपके पास समय है, ट्राई कीजिए आराम से सॉल्व करने का, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगेगा। निकालना क्या है, नल पॉइंट की लोकेशन क्या होगी पहला, दूसरा इक्विलिब्रियम पे हम वो नल पॉइंट पे कितना चार्ज रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। देखो अभी ये कुछ भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, 4Q और -9Q अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ऐसे चिपक जाएंगे, बट -16Q -9Q एक दूसरे को रिपल करेंगे, भाग जाएंगे। सिक्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, लेट मी सॉल्व दिस। फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, जब दो चार्ज होते हैं अनलाइक चार्जेस तो जो नल पॉइंट मिलता है वो छोटे वाले के पास मिलता है, मतलब नल पॉइंट मिलेगा कहीं यहाँ पर। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या होगी, x Q1 होगा √Q1 × R अपॉन √Q2 - √Q1। यही फॉर्मूला था, वैल्यू रख देते हैं, फॉर्मूला इरेज कर देता हूँ, जगह कम है। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला वगैरह देख के वैल्यू पुट करके आंसर निकालना। मुझे उम्मीद है 12th में आ गए हैं, इतना तो कर लोगे खुद से। √Q1 × R अपॉन √Q2 - √Q1। देखो कितना आया, √Q कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 2R। ठीक है, और नीचे कितना आया, 3 - 2 यानी कि 1। तो ये लोकेशन आ गई 2R। तो मतलब कि यदि इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस R है तो जो नल पॉइंट मिला है हमें, नल पॉइंट 2R डिस्टेंस पर मिला है। आया समझ में, मीन्स 4Q से 2R लेफ्ट में नल पॉइंट आएगा। और नल पॉइंट पे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि नल पॉइंट पर कितना चार्ज रखें कि क्या हो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इसका भी फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, Q1 × Q2। Q1 × Q2 कितना हो गया, 4 9 या 36 Q²। ठीक, अपॉन √Q2 -√Q1 का होल स्क्वायर। यहां तक साइन आपको बिल्कुल भी कोई भी एज्यूम नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो सोचो -√9Q कैसे निकाले। अभी हम केवल मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और उसके बाद साइन हमारा लॉजिक से निकलता था। क्या लॉजिक था कि साइन हमेशा जो भी होगा बड़े वाले जैसा होगा। तो देखो बड़े वाले चार्ज है -9Q, तो इस Q का चार्ज हो जाएगा -9Q। ठीक है,
सॉल्व करके जितना आ जाए वो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अगला करते हैं। अगला क्या है, लाइक चार्जेज है। लाइक चार्जेज में नल पॉइंट कहाँ मिलता था, बीच में मिलता था, और छोटे वाले के पास मिलता था। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स क्यू वन का अंडर रूट क्यू वन इंटू आर अपॉन, फॉर्मूला नहीं लिखता हूं डायरेक्ट कर देता हूं, अंडर रूट ऑफ क्यू वन यानी कि अंडर रूट ऑफ 16 क्यू, अंडर रूट क्यू वन इंटू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्यू वन प्लस अंडर रूट ऑफ क्यू टू। ये क्या हो गया, एक्स क्यू वन मतलब नल पॉइंट की डिस्टेंस, कौन से चार्ज से, पहले चार्ज से। ठीक है, और नल पॉइंट पे कितना चार्ज रखा जाए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो पहले तो साइन बताओ, साइन क्या होगा, अनलाइक चार्ज होता था। देखो यहाँ पे अनलाइक मतलब लाइक चार्जेस दोनों नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसके बाद फॉर्मूला लगा देते हैं क्यू वन इंटू क्यू टू, यानी कि 16 क्यू इंटू 9 क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ क्यू वन प्लस अंडर रूट ऑफ क्यू टू का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेना जो भी आए आंसर, इतना तो सॉल्व कर सकते हो ना आप। ये वाले में थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ये सेकंड वाला ये बता देता हूँ पूरा। ठीक है, ये क्या है, अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज में नल पॉइंट कहाँ मिलता है, छोटे वाले के पास मिलता है। तो हमने मान लिया यहाँ कहीं ए पर नल पॉइंट मिलेगा। अब जो फॉर्मूला है हमारे पास एक्स क्यू वन, इसको देखो कितना आएगा, अंडर रूट क्यू वन इंटू आर यानी कि 9 क्यू इंटू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्यू वन अंडर रूट ऑफ क्यू टू माइनस अंडर रूट ऑफ क्यू वन। ठीक है, देखो कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है 3 आर, नीचे आ रहा है अंडर रूट 3 - 1 यानी कि 3 r/2। तो नल पॉइंट की लोकेशन कहाँ मिली, 9 क्यू वाले चार्ज से 3 r/2 दूरी पर मिली। समझ में आया कैसे किया। फॉर्मूला हमारे पास Q1 से है, हमने Q1 से ही फॉर्मूला रख दिया। डिस्टेंस कहाँ मिली, छोटे वाले के पास मिल गई। मतलब आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में रखो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, बस आपको इतना देखना है, ए कहाँ मिलेगा, छोटे वाले चार्ज के पास मिलेगा। अब ये बताओ ए का नेचर क्या होगा, एक पॉइंट पर नल पॉइंट पर कितना चार्ज रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो मान लो कैपिटल क्यू चार्ज रखते हैं, कैपिटल क्यू चार्ज रखते हैं। तो कैपिटल क्यू चार्ज का पहली चीज तो साइन क्या होगा, साइन हमेशा होता है बड़े वाले चार्ज जैसा। तो यहाँ पे बड़ा वाला चार्ज -9 क्यू है, तो माइनस लगा दिया। अब मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो 9 क्यू इंटू क्यू, क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन अंडर रूट क्यू टू माइनस अंडर रूट क्यू वन का होल स्क्वायर। अच्छा, ये नहीं सोचना कि किसको छोटा किसको बड़ा, आगे का रूट क्यू लें या आगे अंडर रूट 9 क्यू लें, स्क्वायर लगा है पॉजिटिव हो ही जाना है। ठीक है, कितना आ गया, ये सॉल्व कर लेना जितना आ रहा हो आंसर। ठीक, इतना समझ में आया। यहाँ पर हमारी कौन सी कहानी खत्म हुई, 2 पॉइंट चार्ज एंड नल पॉइंट की। दो जब पॉइंट चार्जेज होंगे तो नल पॉइंट कहाँ पर होगा, और इक्विलिब्रियम पे कितना चार्ज रखें, नो नल पॉइंट पे कितना चार्ज रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये कहानी हमारी समाप्त हुई। थोड़ा सांस ले लो, पानी वानी पी लो, आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और ये है हमारा दूसरा पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, दोनों चार्ज इक्वल है। इन दोनों के बीच में मैंने कहीं पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया क्यू नॉट, क्यू नॉट चार्ज रख दिया, और ये कैसा है, पॉजिटिव है। अब मुझे ये बताना कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। चलो देखते हैं। इसको वर्टिकल लाइन में थोड़ा सा रिप्लेस किया, मान लो थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसकाया,
अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो प्लस क्यू लगाएगा इस पे फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगाएगा, और ये वाला जो प्लस क्यू लगाएगा फोर्स ये कुछ इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, जो नेट फोर्स आएगा वो ऊपर आएगा और ये चार्ज क्या है, भाग जाएगा। ऐसे ही यदि इसको थोड़ा सा नीचे खिसकाएं हम, तो इस पर फोर्स ये पॉजिटिव है तो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, ये पॉजिटिव है इसके कारण फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, रिपल करेगा ना, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और ये नीचे की तरफ भाग जाएगा। मतलब दो जब पॉजिटिव चार्ज है उनके बीच में यदि हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वर्टिकली वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि उनको थोड़ा सा भी वर्टिकली हम खिसका रहे हैं तो वो भाग जा रहे हैं। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इतना आया समझ में? दूसरी बात करते हैं, दूसरा केस। मान लो ये चार्ज है प्लस क्यू, ये चार्ज है प्लस क्यू, अभी भी वही दोनों चार्ज, इनके बीच में हमने एक चार्ज रख दिया क्यू नॉट, जो कैसा है, पॉजिटिव है। अभी भी वही चार्ज है क्यू नॉट और वही पॉजिटिव है, बिल्कुल मिडिल पे रखा हुआ है। लेकिन इस बार, पिछली बार हमने वर्टिकली डिस्प्लेस किया था, इस बार इसको हॉरिजेंटली डिस्प्लेस करते हैं। मान लो इसको हॉरिजेंटली डिस्प्लेस करके कुछ यहां तक ले आए। अब देखो क्या होगा, इस क्यू नॉट को डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा राइट की तरफ ले आए, तो ये जो प्लस क्यू नॉट है ये इसे धक्का देगा, वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ, और प्लस क्यू धक्का दे देगा। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू से इस वाले राइट वाले प्लस क्यू से ज्यादा पास है, लेफ्ट वाले प्लस क्यू से दूर है, तो लेफ्ट वाले का इफेक्ट कम है और राइट वाले का इफेक्ट ज्यादा है। मतलब राइट वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो राइट वाला क्या करेगा, धक्का दे देगा। तो जैसे ही हम इसे खिसकाएंगे तो राइट वाला धक्का देके इसको ये पीछे यहां तक भेज देगा। अब जैसे ही ये चार्ज यहां तक आएगा, अब लेफ्ट वाले के ज्यादा पास आ गया क्यू नॉट, तो लेफ्ट वाले का इन्फ्लुएंस क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो जब लेफ्ट वाले का इन्फ्लुएंस ज्यादा हुआ तो लेफ्ट वाला धक्का देगा राइट की तरफ, तो ये फिर से वापस कहाँ जाएगा, यहां से यहां जाएगा। ठीक है, फिर राइट वाला धक्का देगा लेफ्ट की तरफ, फिर लेफ्ट वाला धक्का देगा राइट की तरफ, ऐसे करके क्यू नॉट इधर से उधर, इधर से उधर, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट घूमता रहेगा। और इस घूमने को क्या बोलते हैं हम, इस घूमने को हम बोलते हैं ऑक्सिलेशन। ठीक है, इस घूमने को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेशन। अब मुझे ये बताओ ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ? ये हुआ हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ? क्योंकि यदि हम मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वो वापस उसी के अराउंड एक्सीलरेट कर रहा है, पिछली बार जैसा नहीं है जैसे ही थोड़ा सा हटाया वो भाग गया। ठीक, ये थी पॉजिटिव चार्ज की बातें। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अनलाइक चार्जेस की। मान लो दोनों चार्ज अनलाइक है, इस बार एक चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज है माइनस क्यू। ठीक, यहां पर बीच में एक कोई चार्ज रख दिया हमने जो कि है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अरे पॉजिटिव ही लेना था, दोनों नेगेटिव लेना था, दोनों नेगेटिव लेके देख लेते। कौन सा कलर है, हाँ, प्लस क्यू दोनों वैसे ही हैं। इस बार जब हम क्यू नॉट चार्ज रख रहे हैं ये हम रख रहे हैं निगेटिव। ठीक, अब हमें ये देखना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों के लिए अलग अलग देखेंगे। जैसे पिछली बार हमने देखा था वर्टिकल के लिए अलग, हॉरिजॉन्टल के लिए अलग। ठीक है, तो मान लो हमने इसको वर्टिकली थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसका दिया। ठीक है, तो ये प्लस क्यू जो होगा ये इस पे कुछ नीचे की तरफ चार्ज लगाएगा और खींचेगा, ये वाला प्लस क्यू जो होगा ये भी इस पे कुछ नीचे की तरफ चार्ज लगाएगा और खींचेगा। तो नेट जो रिजल्टेंट आएगा ये नीचे की तरफ आएगा, मतलब चार्ज वापस नीचे आएगा। ठीक है, अब मान लो चार्ज कहीं पर यहां पर आ गया,
कहां पर, यहां पर। ठीक है, ये है नेगेटिव चार्ज, ठीक, ध्यान रखना। अब जैसे ही ये आया तो ये प्लस क्यू चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, और ये प्लस क्यू चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और नेट जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा ये ऊपर की तरफ मिलेगा, तो ये वापस ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से वापस खींचेगा तो नीचे आएगा। तो जैसे कि ये झूला होता है ना जो ऊपर नीचे घुमाता रहता है, ये कुछ इस तरह रहेगा। तो देखो हमेशा जब हम नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं तो वो मेन पोजीशन के अबाउट ऑक्सीलेट कर रहा है। तो ये हमारा कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। आया क्या समझ में। दूसरी केस की बात करते हैं, मान लो ये प्लस क्यू ऐसा है और ये प्लस क्यू ऐसा है, और इसके बीच में हमने कहीं पर एक तो क्यू नॉट चार्ज रख दिया। इस बार क्यू नॉट चार्ज है नेगेटिव। पिछली बार हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिया था, इस बार हम कौन सा डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं। तो मान लो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दिया और ये चार्ज मूव करके कुछ यहां आ गया। अब देखो चार्ज है नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज यहां पर है, इस वाले प्लस क्यू के ज्यादा पास में है नेगेटिव, तो इसका फोर्स ज्यादा रहेगा, तो ये अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से खींचेगा। और इस वाले प्लस क्यू से नेगेटिव चार्ज दूर हो गया है, तो ये कम फोर्स से खींचेगा। तो जिस तरफ ज्यादा फोर्स होगा उस तरफ ये नेगेटिव चार्ज भाग के जाके चिपक जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने थोड़ा सा राइट में डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा राइट में डिस्प्लेस किया, राइट वाले प्लस क्यू का इफेक्ट ज्यादा हो गया, राइट वाले क्यू का फोर्स ज्यादा हो गया। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज जाके राइट वाले प्लस क्यू से चिपक गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इनको याद नहीं रखना पड़ता, बस इसको 1 मिनट में ड्रा करके आप अपने आप देख सकते हो, दिमाग में ड्रा करके देख सकते हो। ठीक है, ये तो थी स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात। अब जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं वो कुछ ऐसी है कि हमने जब प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज लिया था, ये वाला चार्ज भी प्लस क्यू था और ये वाला चार्ज भी प्लस क्यू था। ठीक है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस थी आर, यहां पर हमने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा था क्यू नॉट, और इसको थोड़ा सा राइट में डिस्प्लेस कर दिया था। मान लो एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर लिया और चार्ज आ गया है अब यहां पर। इस केस में क्या हो रहा था जब राइट में डिस्प्लेस किए थे, देखो ऑक्सीलेशन हो रहा था, ये देखो ऑक्सीलेशन हो रहा था। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो ऑक्सीलेशन होगा इसका टाइम पीरियड क्या होगा। क्वेश्चन लिखना, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन का क्या निकालो, टाइम पीरियड निकालो। कैसे निकालोगे, देखो एक कंपटीशन का क्वेश्चन वो होता है जिसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग चैप्टर के मिक्स कर दिए जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ऑक्सीलेशन आ गया सिंपल हार्मोनिक मोशन 11th का, और 11th तो हमारी भूल गई है या फिर पढ़ी नहीं है या फिर बर्बाद कर गई, या फिर 11th पढ़ता कौन है। ठीक है, तो हमको पुरानी चीजें भी रिवाइज करनी पड़ेगी, क्या करें मजबूरी है। ठीक, तो हमको टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन निकालना है, चलो निकालते हैं। इतना हमने समझ लिया कि इस केस में क्या हो रहा था, ऑक्सीलेशन हो रहा था। क्यों ऑक्सीलेशन हो रहा था, क्योंकि क्यू नॉट को जैसे इस साइड धक्का दिया तो ये प्लस क्यू वाला धक्का देगा, धक्का देगा, धक्का देगा लेफ्ट की तरफ, फिर लेफ्ट में आएगा तो लेफ्ट वाला प्लस क्यू धक्का देगा राइट की तरफ, और ऐसे ऑक्सीलेशन होगा। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये जो ऑक्सीलेशन है इसका टाइम पीरियड क्या है, तो देखो कैसे निकालेंगे। मान लो ये वाला जो चार्ज है, ठीक, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है कुछ F1, इस डायरेक्शन में रिपल करेगा ना, F1 लग रहा है। और ये वाला जो चार्ज है इसके कारण जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है F2, लेफ्ट डायरेक्शन में, ये भी रिपल करेगा। अब यदि मैं नेट फोर्स की बात करूं, एफ नेट यदि मैं आपसे पूछूं तो एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ नेट आ जाएगा F1 माइनस F2। ठीक है, इतना समझ में आया।
एफ नेट एफ वन माइनस एफ टू आएगा। ये जो चार्ज क्यू नॉट है, इसका मास मैं मान लेता हूं कि एम मास है। ठीक, अब एफ वन बताना थोड़ा कितना होगा। एफ वन है इस वाले क्यू के कारण। देखो पूरी डिस्टेंस यदि आर है तो आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर बाई टू, और ये आधी डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, आर बाई टू। तो एफ वन हम निकालने, इस पॉइंट पर है एफ वन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, के स्मॉल क्यू, क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस देखो कितनी है, आर बाई टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये है डिस्टेंस, मिली डिस्टेंस। अब एफ टू देखो कितना है, एफ टू है के क्यू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस कितनी है, आर बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, देखी डिस्टेंस, नीले पॉइंट की डिस्टेंस दोनों पॉइंट से हमने निकाल दी, एफ वन और एफ टू निकाल लिया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ये के क्यू क्यू नॉट कॉमन ले लिया, यहां पर एलसीएम लिया तो कितना आ गया, आर बाई टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू आर बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो मैथ फिजिक्स जितनी होनी थी हो गई है, अब जो चल रहा है मैथमेटिक्स चल रहा है। ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आर बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस आर बाई टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ये हो गया के क्यू क्यू नॉट। देखो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ए प्लस बी बताना थोड़ा कितना होगा, ए प्लस बी हो जाएगा आर बाई टू माइनस एक्स प्लस आर बाई टू प्लस एक्स, ये हो गया ए प्लस बी। इंटू ए माइनस बी बताना कितना होगा, ए माइनस बी हो जाएगा आर बाई टू माइनस एक्स माइनस आर बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, अपॉन नीचे जो दो का अलग अलग स्क्वायर है, इसको मैं स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं। स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो उसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी को सॉल्व कर लिया, जो दोनों का अलग अलग स्क्वायर था उसको मैंने इकट्ठा स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, आगे देखो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, के क्यू क्यू नॉट ये तो बाहर है। ठीक, इनटू ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, आर बाई टू और आर बाई टू कितना आया, आर आया। ये आर बाई टू प्लस का और आर बाई टू माइनस का कट गया, और माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना आया, माइनस का टू एक्स आया। अपॉन देखो x जो है डिस्प्लेसमेंट, ये r के कंपेरिजन में बहुत छोटा होता है। ऑक्सीलेशन के केस में हमने पढ़ा था 11th में कि जो x होता है ये बहुत 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 छोटा है, होता है r से। तो x का जो स्क्वायर होगा ये और छोटा होगा, तो x के स्क्वायर को मैं r बाई टू के स्क्वायर के कंपेरिजन में क्या कर देता हूँ, नेग्लेक्ट कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट करने के बाद जो बचेगा वो बचेगा r बाई टू का स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब r बाई टू टू द पावर 4। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो देखो एफ नेट कितना आया, माइनस के क्यू क्यू नॉट आर एक्स अपॉन आर टू द पावर 4। ऊपर एक टू है और नीचे टू, टू जा फोर, टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा 16, और ऊपर आएगा तो 32, तो यहाँ आ जाएगा 32। ये आ गया हमारा एफ नेट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं, पहले मैं एफ नेट लिख दूं। एफ नेट मेरा आ गया है -32 के क्यू क्यू नॉट आर एक्स। अच्छा, आर और आर टू द पावर 4 भी कट जाएगा तो आर क्यूब बचेगा, तो एक्स अपॉन आर क्यूब। ये क्या आ गया, एफ नेट आ गया। अब फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर कितना हो गया, -32 के क्यू क्यू नॉट एक्स अपॉन आर क्यूब। तो यहां से एक्सेलरेशन मिल जाएगा -32 के क्यू क्यू नॉट इंटू एक्स अपॉन एम आर क्यूब। ठीक है,
अब इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती थी, याद है? इक्वेशन ऑफ एसएचएम होती थी ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा, 11th का है। ठीक है, तो यदि हम इस पूरे को कंपेयर करें तो क्या हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 32 के क्यू क्यू नॉट अपॉन एम आर क्यूब। यदि हम स्क्वायर हटा देते हैं तो अंडर रूट लग जाएगा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखी, ओमेगा का स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट लग गया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है कितना होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई इंटू अपॉन है तो मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो एम आर क्यूब ऊपर, 32 के क्यू क्यू नॉट नीचे। ये आ गया क्या, टाइम पीरियड किसका, हमारे चार्ज का। अब ध्यान से देखना, एक दो बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे क्वेश्चन को आ जाएगा समझ में। लेकिन जब जो हाई लेवल का कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है ना, वो एक चैप्टर से ज्यादा कॉन्सेप्ट मिक्स करके बनता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को, इफेक्ट ऑफ मीडियम कूलाम्बला का जो पढ़ा था उसको दिखाने के लिए फ्लड में डाल देंगे। ठीक है, एसएचएम के साथ मिक्स कर देंगे। टाइम पीरियड तो हर जगह मिलता ही रहेगा। ठीक, दो अलग अलग चैप्टर मिक्स करके एक अच्छा कंपटीशन का क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे क्वेश्चनों पे हमें ज्यादा फोकस करना है। पहली बार में नहीं समझ में आता, काफी लेंदी लगता है, हमें दो दो लाइन के क्वेश्चन करने की आदत होती है बोर्ड्स वाले। लेंदी है, क्या करें, करना पड़ता है। और सबके लिए थोड़ी है, सबके लिए होता है तो बहुत, 2-3 लाख सीट होती है ना कंपटीशन में। सीट कम क्यों होती है, जिससे कम ही लोगों को समझ में आता है, इसीलिए। ठीक, ये हो गई हमारी बात टाइम पीरियड की। अब कुछ एक दो क्वेश्चन और कर लें, छोटे छोटे से। कूलाम ला पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ऑन कूलाम ला। ठीक है, मान लो एक चार्ज है कैपिटल क्यू। राइटिंग से बड़ा परेशान हूं मैं। ये है चार्ज कैपिटल क्यू, पूरा चार्ज है कैपिटल क्यू। इसको हमने बीच से क्या किया, काटा, और इससे थोड़ा सा क्यू चार्ज अलग करके निकाल दिया, स्मॉल क्यू चार्ज निकाल दिया। तो देखो ये हो गया हमारा स्मॉल क्यू चार्ज, और जो चार्ज बचा, कितना बचा, कैपिटल क्यू माइनस क्यू। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, फाइंड स्मॉल क्यू, मतलब मैं कितना स्मॉल क्यू काटूं, कि यदि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है तो दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम हो, सो डेट द फोर्स इज मैक्सिमम। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा, एक हमारे पास कैपिटल क्यू चार्ज था, इसमें से मैंने थोड़ा सा कैपिटल स्मॉल क्यू चार्ज अलग किया। अब क्वेश्चन ये है कितना स्मॉल क्यू अलग करें कि दोनों चार्जेज जो बचे हैं, एक स्मॉल क्यू और दूसरा क्या बचा, कैपिटल क्यू माइनस क्यू, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा हो वो मैक्सिमम आए। ठीक है, 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको, इसमें मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगेगा। ट्राई जरूर करना है, नहीं बनना ऑब्वियस से चीज है, किसी को नहीं बनता, मुश्किल से एक दो लोग जो पहले से पढ़े होते हैं उनको बन जाता है। लेकिन अटेम्प्ट करना, एटलीस्ट फोर्स कितना होगा ये लिखना, ये जरूरी है। और मैक्सिमम मिनिमम का यदि कॉन्सेप्ट याद हो, मान लो आपने फोर्स लिख दिया, वेरिएबल आपको पता है वेरिएबल क्या है, स्मॉल क्यू है। ठीक, स्मॉल क्यू वेरिएबल है और फोर्स लिख सकते हैं। तो कोई चीज मैक्सिमा है मिनिमा है कैसे निकालते थे, मैथ्स के कॉन्सेप्ट के, उसको डिफरेंशिएट करते थे, इक्वल टू जीरो करते थे, वो मैक्सिमा होता था या मिनिमा होता था। वही करना है। ठीक, आराम से सॉल्व कीजिए। उम्मीद है फोर्स का एक्सप्रेशन आपने लिख लिया होगा।
फिर उसका डिफरेंशियल किया होगा, फिर उसको जीरो के बराबर लिखा होगा, और आपका आंसर आ गया होगा। ऐसे ही तो मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं ना। और जिनका नहीं आया है वो मैं करूंगा, फिर उनको बनने लगेगा, और फिर वो इस कॉन्सेप्ट के खूब सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अब देखो कौन से कलर से सॉल्व किया जाए। येलो कलर से। फोर्स कितना होगा दोनों चार्जेस के बीच में? दोनों चार्जेस के बीच में होगा के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही फोर्स होगा। अब बताओ वेरिएबल क्या है? वेरिएबल स्मॉल क्यू है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है स्मॉल क्यू कितना काटे हम बड़े वाले चार्ज से कि फोर्स मैक्सिमम आए। तो वेरिएबल है हमारा स्मॉल क्यू। अब जब हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता था तो हम क्या करते थे? वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करते थे और उसको जीरो के बराबर रख देते थे। तो चलो करते हैं। डी एफ अपॉन डी क्यू कितना आता है? ये कितना आया देखो, के अपॉन आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट आ गया, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है। अब स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? कैपिटल क्यू आ जाएगा। ये क्यू इससे मल्टीप्लाई हो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आपको कठिनाई नहीं होगी, जिसको मैथ्स में थोड़ा सा दिक्कत हो। ठीक है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का डिफरेंशिएशन कैपिटल क्यू आ गया, माइनस क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? 2q आ गया। ये आ गया डी एफ अपॉन ड्यू क्यू। अब जब यदि ये चीज मैक्सिमम या मिनिमम है तो इसको हम क्या करते हैं? जीरो के बराबर पुट करते हैं, तो हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। ऐसा हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। अच्छा, हमें ये नहीं पता है कि जो पॉइंट मिल रहा है वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, क्योंकि मैथ्स में जो पढ़ा है तो ये पॉइंट मिनिमम भी हो सकता है या मैक्सिमम भी हो सकता है। तो क्या हमें चेक करने की जरूरत है? नहीं, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही बोला है कि फोर्स मैक्सिमम ही होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से के और आर स्क्वायर उस साइड जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यू इक्वल टू 2q आ जाएगा, और स्मॉल क्यू आ जाएगा कितना? कैपिटल क्यू अपॉन 2 के बराबर। आया क्या? कि हम Q बाई 2 चार्ज अलग करेंगे, मतलब आधा चार्ज अलग करेंगे, तब दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। आया समझ में? ऐसे गुलाम मिला के छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक, एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखिए, कुछ 11th क्लास के क्वेश्चन याद आएंगे। ये है मान लो सेंटर लाइन। ठीक, एक बॉल कुछ ऐसी लटकी हुई है, दूसरी बॉल कुछ ऐसी लटकी हुई है, ये स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन है। ठीक, मेरी ड्राइंग थोड़ा सा खराब है। इस बॉल का चार्ज Q है, मास m है। इस बॉल का भी चार्ज Q है, मास m है। दोनों पॉजिटिव है। ठीक, ये है कुछ एंगल थीटा, ये स्ट्रिंग की लेंथ है L, ये स्ट्रिंग की लेंथ है L। अब मैं आपसे क्यों क्या पूछ रहा हूँ? मैं क्या पूछ लूँ आपसे? थीटा पूछ लूँ कि Q पूछ लूँ? Q पूछ लेता हूँ। फाइंड Q so that the system is in equilibrium। ये पूरा सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम में हो, इसके लिए Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ठीक है, आप एफबीडी बनाने का ट्राई कीजिए। यदि सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, पर नहीं कर सकते तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, उनकी एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम 11th में सीखा है ना बहुत सारा अपन मैकेनिक्स में, तो वो बनाने का ट्राई कीजिए। ठीक, चार्ज है Q बॉल पे, मास है m, स्ट्रिंग की लेंथ है L, एंगल है थीटा, Q कितना हो कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। अरे मैंने स्टार्ट नहीं किया था क्या? चलो नहीं किया, 1 मिनट हो गया होगा मान लेते हैं।
सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। ठीक, ये एक बॉल है, इसका मास है m। तो इस पे नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? m इंटू जी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, ये दोनों बॉल है पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों बॉल पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इस साइड एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? k इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना लगेगा, यहां लिख देता हूं, k इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब बीच की डिस्टेंस कितनी है नहीं पता, निकालते हैं, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से निकालते हैं। ये यदि L है, हाइपोटेनस, तो थीटा के साथ वाला कितना होता है? ये होता है L cos थीटा। और थीटा के सामने वाला कितना होता है? L sin थीटा होता है। ठीक, ऐसे ही ये भी थीटा के सामने है, L है हाइपोटेनस, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये थीटा, तो देखो ये थीटा सिमेट्रिकल है, दोनों बॉल का वेट सेम है, मास सेम है, दोनों में चार्ज सेम है, तो दोनों बराबर एंगल से दूर होंगे ना, तो दूसरा भी थीटा होगा। तो यहां पर भी कितना आ जाएगा डिस्टेंस? L sin थीटा। तो दोनों चार्ज के बीच की पूरी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस हो गई 2L sin थीटा। और ये लगा दिया हमने डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रिक फोर्स लिख दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स लिख दिया। और कोई फोर्स भी लग रहा होगा क्या? बिल्कुल लग रहा होगा। कौन सा फोर्स? ये जिस रस्सी से बंधी हुई है, वो रस्सी एक टेंशन का फोर्स लगा रही होगी, टी। ठीक है, अब देखो इजी है, अब सॉल्व हो जाएगा। हम उनको सभी फोर्स को बराबर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अलग से बना देता हूँ। यहाँ पर है हमारा टी, ये नीचे लग रहा है हमारा एम जी, और ये लेफ्ट में लग रहा है हमारा के क्यू स्क्वेयर अपॉन 2L sin थीटा का होल स्क्वेयर। ठीक, टी के कंपोनेंट कर सकते हैं, थीटा बताना क्या होगा। देखो ये थीटा है, जहां हाईलाइटेड पोर्शन है वो देखना, ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ओ, वर्टिकली अपोजिट या फिर अल्टरनेट इंटीरियर, जो भी बोलते हो तुम लोग, बचपन की बातें हम तो भूल गए। ठीक है, तो ये थीटा मतलब ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या वर्टिकली अपोजिट, यार इतना पता नहीं। ठीक, अब जब ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट मैंने लेना बताया था, जो थीटा के साथ होता है वो क्या हो जाता है? टी कॉस थीटा। और जो थीटा से दूर होता है वो वाला कंपोनेंट क्या होता है? साइन थीटा। तो ये इस टी के हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कर दिए। अब इक्वेट कर देते हैं। देखो, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल फोर्सेज बराबर होंगे तब तो चीज इक्विलिब्रियम में है। टी साइन थीटा इस तरफ लग रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के। और वर्टिकल वर्टिकल बराबर होंगे, नहीं होते बराबर तो इक्विलिब्रियम कैसे होता? मान लो mg ज्यादा होता तो बॉल नीचे गिर रही होती, टी कॉस थीटा ऊपर होता तो बॉल ऊपर जा रही होती। दोनों बराबर हैं तब तो इक्विलिब्रियम में है। तो टी कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया? mg। ठीक, अब जो टी है वो हमने खुद से माना है, वो तो क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं था। क्यू, एम और एल, थीटा, ये सब क्वेश्चन में दिया था। टी हमने खुद माना है, तो टी को हम जो हम खुद मानते हैं उसे एलिमिनेट करना होता है। तो कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन से को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं, तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो कितना आ रहा है, टी और टी कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया के क्यू स्क्वेयर अपॉन 4L स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? के नहीं, के नहीं, क्यू की वैल्यू आ गई हमारी 4L स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन के का अंडर रूट। ये आ गई के की वैल्यू। ठीक है, ये तो था एक तरीका एफबीडी सॉल्व करने का, बाकी सब कुछ तो वही होगा। एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो मेथड नंबर 2। ये था हमारा टी,
यहां पर लग रहा था हमारा mg, और इस डायरेक्शन में हमारा क्या लग रहा था, के क्यू स्क्वेयर अपॉन 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार हमने टी के कंपोनेंट लेके सॉल्व किया, दूसरा देखो ऐसे भी कर सकते हैं। यदि ये पूरी चीज बैलेंस कब होगी, जब टी टेंशन बॉल को रस्सी ने लटका के रखा है ना, मतलब इन दोनों फोर्सेज का रिजल्टेंट, इन दोनों फोर्सेज का जो रिजल्टेंट आए वो बिल्कुल रस्सी से स्ट्रेट आए। मतलब जब दो फोर्स ऐसे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तब तो दोनों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो देखो, यदि ये थीटा है, ये थीटा, ये तो हमने क्वेश्चन में देख लिया था, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ये होगा, और दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से हम टेन थीटा लिख सकते हैं डायरेक्ट। देखो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो, ये पूरी की पूरी लाइन कॉपी करके यहां बना दी सामने। ठीक, ये थोड़ा सही से बना नहीं है, मैं इरेज करके बिल्कुल सुंदर सुंदर बना देता हूँ। ये टी के जस्ट सामने रिजल्टेंट आना चाहिए, तब जाके फोर्स इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये थीटा है, तो ये भी क्या हुआ, थीटा हुआ। तो ये जितना है उतना ही तो ये भी होगा, मतलब परपेंडिकुलर इसके बराबर है। किसके बराबर, के क्यू स्क्वेयर अपॉन 2l साइन थीटा के स्क्वेयर के, अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना फॉर्मूला। तो परपेंडिकुलर, अरे मैंने यहाँ पे mg लेना भूल गया क्या। हाँ, यहाँ पर mg भी आया था, डिवाइड में 1/2 किया तो डिवाइड में mg भी आएगा ना, तो mg भी ऊपर जाएगा, तो यहाँ आया mg मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ से हम q की वैल्यू दे सकते हैं, कितनी आ जाएगी, जितना आ जाए, q इक्वल टू 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू mg इंटू टेन थीटा अपॉन के का अंडर रूट। ठीक है, ये दोनों मेथड से कर सकते हैं। मैं जनरली आगे के क्वेश्चंस में इन इस मेथड को ज्यादा प्रेफर करूंगा। क्यों, क्योंकि एक लाइन में हो जाता है, बस इसमें याद क्या रखना होता है, हमेशा बेस तो यही रहता है, परपेंडिकुलर ये चाहिए होता है। तो ये परपेंडिकुलर इस परपेंडिकुलर के बराबर होगी, इस ब्लू वाली परपेंडिकुलर के बराबर होगी, और हम टेन थीटा ले लिया करेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को एक दो बार और पढ़िएगा, आराम से देखिएगा, एपीडी बनाने का ट्राई कीजिएगा, अपने हाथ से कैलकुलेट कीजिएगा। अभी ये तो केवल इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेविटी का क्वेश्चन हुआ, इसमें हम नेक्स्ट क्लास में फ्लड मैकेनिक्स भी डालेंगे, इस पूरे सिस्टम को डुबा देंगे पानी में या फिर किसी मीडियम में, और मीडियम का इफेक्ट भी देखेंगे। फ्लड मीडियम का इफेक्ट जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ सेकंड क्लास में, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्ब। ठीक है, और पानी में डूबने के कारण जो बायंसी आती है लिक्विड में डूबने के कारण। ठीक, और ये कॉन्सेप्ट तो है ही, सब कॉन्सेप्ट को मिक्सअप करके एक अच्छा सा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, उसके लिए बिल्कुल फ्रेश माइंड से आइएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।